Hello students, today in this video we will discuss about the vector product of any two vectors. In the last lecture we have discussed about the scalar product of any two vectors and their properties and some examples based on the scalar product of any two vectors. Okay, after that, first of all, today we will define the definition of the vector product. Okay, and then their properties. So vector product of any two vectors. Okay, देखिए 10th क्लास का रिजल्ट आपका अभी हाल ही में 15 जुलाई को आपका डिक्लेयर हुआ है और उन स्टूडेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेसन जिन्होंने 10th में अच्छे स्कोर आपने गेन किया है और 11th क्लास में फिजिक्स की क्लास में आपका वेलकम है। यदि आपको फिजिक्स से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल या मैसेज या कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो जितना पोटेंशियल आपने 10th क्लास में दिखाया है उससे कई गुना पोटेंशियल आपको 12th और 11th क्लास में दिखाना होगा। देखिए जनरली ये कहा जाता है कि 12th क्लास में 11th क्लास का सिलेबस नहीं आता है, बट 11th क्लास ये मानकर चलिए कि 12th क्लास का बेस होता है। यहाँ पर आपको फिजिक्स को दोबारा से स्टार्ट करना होता है, चाहे आपने उसमें 9th क्लास में कुछ पढ़ा या 10th क्लास में उन टॉपिक्स को पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, बट 11th क्लास से दोबारा से आपकी फिजिक्स स्टार्ट होती है बेस से, ठीक है। तो अपना कंप्लीट फोकस रखिए, उन वो स्टूडेंट्स ज़्यादा फोकस रखिए जिनका जो इंजीनियरिंग में या साइंस से रिलेटेड किसी फील्ड में अपना इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है। तो ये मानकर चलिए कि काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और मेरा मानना ये है कि यदि आपको फिजिक्स को पढ़ना है तो फिजिक्स का मतलब होता है नेचर, तो आपको नेचर को जानना पड़ेगा। जो भी टॉपिक आप बुक में पढ़ते हैं या ऑन द बोर्ड पढ़ते हैं या हम पढ़ाते हैं, हमेशा उसका एक बात का ध्यान रखिए कि वो नेचर के किस फिनोमिना को रिलेट करता है और किसे हम समझने के लिए इस फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन कर रहे हैं। दूसरी एक बात और, कुछ बच्चों का कहना है कि जो लेक्चर है वो एक टॉपिक पर बहुत लेंथी हो रहे हैं। देखिए यदि मैं चाहूँ तो एक ही लेक्चर को उसी को 1 घंटे में भी कर सकता हूँ और 1 मिनट में भी आपको इस टॉपिक को कंप्लीट कर सकता हूँ, बट यहाँ मेरा टारगेट आपको समझाना है, ना कि अपनी नॉलेज को शो करना है, ठीक है। तो मेरे लेक्चर्स में आपको उन स्टूडेंट्स को भी इंक्लूड करूँगा जिन्हें डीप नॉलेज चाहिए, उन स्टूडेंट्स को भी इंक्लूड करूँगा जिन्हें नोट्स प्रिपेयर करने हैं, ऑन द बोर्ड सभी नोट्स आपके प्रिपेयर होंगे, और उन स्टूडेंट्स को भी इंक्लूड करूँगा जो सिर्फ और सिर्फ बेसिक पर ही काम करना पसंद करते हैं। तो हम बेसिक टू एडवांस और डीप नॉलेज तक बात करेंगे, जिससे आगे कहीं पर भी आप जाए कंपटीशन लेवल पर आपको वहाँ पर जाने पर फिजिक्स में कोई प्रॉब्लम ना हो। साथ में एक और बात, CBSE में NCERT पैटर्न लगा हुआ है, तो NCERT बुक्स पढ़ना मस्ट है, बट NCERT ये मानकर चलिए कि एक बाइबिल है जिसे पढ़ने के लिए आपको अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना होगा। इसलिए पहले आप फिजिक्स की कुछ साइड बुक्स को स्टडी करें और जब आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो जाए उसके बाद आप NCERT को पढ़ने की कोशिश करें, तभी आपको उसके मीनिंग्स, उसके वर्ड्स के मीनिंग, उसकी गहराई तक आप पहुंच पाएंगे, ठीक है ना। तो यदि आपको
मेरी जो बातें अब मैंने आपको बताई सही लगी हो तो कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आपका रेस्पॉन्स ही मेरे वीडियोस को और भी अधिक स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेगा, क्योंकि आपके माइंड के ऊपर डिपेंड करेगा कि मैं किस टाइप की नॉलेज आपको ट्रांसफ़र करूँ। ठीक है ना। तो चलिए, तो आपको प्रिपरेशन 11वीं क्लास के लिए नहीं 12th क्लास के लिए करनी है। ध्यान रखिए, जो भी टॉपिक आप 11वीं क्लास में पढ़ेंगे कहीं ना कहीं उनका यूज़ आपका 12th क्लास में जरूर होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर्स। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि हमने कहा था कि यहाँ पर 2 टाइप्स की प्रोडक्ट होती है, एक वेक्टर और एक स्केलर। तो यहाँ पर ये तो मीनिंग साफ है कि जब हम 2 वेक्टर्स की प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। क्लियर है ना। जब 2 वेक्टर्स की प्रोडक्ट करने पर आपको एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है, ये हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। और सपोज कर लीजिए कि ये वेक्टर क्वांटिटी आपकी सी है। क्लियर है। तो अब आप बताइए, सिंपल सी बात है कि ये जो वेक्टर क्वांटिटी आपको इसकी प्रोडक्ट से मिली, इस वेक्टर क्वांटिटी के पास 2 चीज़ें होंगी, एक होगा मैग्नीट्यूड और दूसरा होगा डायरेक्शन। तो अब हम इस प्रोडक्ट को डिफाइन क्यों कर रहे हैं और इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, अब हमें यही चेक करना यहाँ पर है। तो हमें इसकी डायरेक्शन पता होना चाहिए और मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए। तो वो क्या है यही अब हम डिफाइन करेंगे। कहने के लिए तो सिर्फ 1 मिनट की डेफिनेशन है, बट वो डेफिनेशन क्या हमें रियलाइज कराती है नेचर से, तो वही चीज़ें हमें यहाँ पर समझनी है। देखिए, तो कुछ स्टूडेंट्स बोर भी हो जाते हैं, मेरे सुनने में आ रहा है कि बहुत लेंथी मतलब ये कि जो टॉपिक 1 मिनट का है वो बहुत ज़्यादा टाइम उसमें सर यूज़ कर रहे हैं, तो ये इस माइंड से निकाल दीजिए। ठीक है ना। तो चलिए, आपको न्यूमेरिकल्स में उतना ही हेल्प मिलेगी जितना आप यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। और सीबीएसई के पैटर्न में कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा है, और ये जो हम थ्योरेटिकल क्वेश्चन पढ़ते हैं ये आर्टिकल टाइप ये कम आते हैं। तो इन्हीं का डिस्कशन में हम कंसेप्ट को क्लियर कर लें तो हमारा ऑटोमेटिक 80% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, अब आप यहाँ पर देखिए एक सिचुएशन कंसिडर करते हैं। सपोज कर लीजिए कि यहाँ पर एक ये रोड है आपको, और यहाँ पर इसका एंड हमने एक ये फिक्स कर दिया। अभी आपकी स्टार्टिंग है, इसलिए आपको बताया जाएगा। और इस रोड को हमें क्या करना है, रोटेट करना है। तो रोटेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, इस पर एक फोर्स अप्लाई करना होगा। सपोज कर लीजिए कि ये फोर्स आपने अप्लाई F कर दिया। जैसे गेट को आप ओपन करते हैं तो आपने यहाँ से फिक्स कर दिया, यहाँ से आपने फोर्स लगाया, तो आप सिंपल सा कहोगे कि इसका रोटेशन इस डायरेक्शन में होगा। यदि फोर्स आप इधर लगाते तो रोटेशन इस डायरेक्शन में होगा, तो डायरेक्शन का सेंस ऑटोमेटिक निकल कर आ जाता है। तो इसकी 2 डायरेक्शन हो गई, एक क्लॉकवाइज एक हो गई एंटी क्लॉकवाइज, डिपेंड करेगा फोर्स पर। अब ये रोटेशन लार्ज होगा या कम होगा, किस चीज़ पर डिपेंड करेगा। नंबर 1 तो इस फोर्स पर डिपेंड करेगा कि फोर्स कितनी अमाउंट लार्ज लगाई। दूसरा ये भी डिपेंड करेगा कि यदि आप इस फोर्स को इस पॉइंट पर अप्लाई कर दे तो ये आपका जो रोड है ये रोटेट नहीं करेगा। दैट इज जितना इस फिक्स पॉइंट से ये लार्ज डिस्टेंस पर आपका फोर्स अप्लाई होगा, रोटेशन भी उतना ही लार्ज होगा। दैट मीन्स जो आपका ये रोटेशन है, ये रोटेशन आपका डिपेंड कर गया किस चीज़ पर, 2 चीज़ों पर डिपेंड कर गया, एक तो F पर, दूसरा R पर और इनकी प्रोडक्ट पर। अब आप बताइए कि जो फोर्स है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और ये एक वेक्टर प्रोडक्ट होगी जिसका रिजल्टेंट क्या है, रोटेशन है, और रोटेशन के पास ये एक डायरेक्शन है, और वो डायरेक्शन क्या है। अब इसे 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 ऐसे समझते हैं। देखिए, जो ये रोटेशन क्वांटिटीज़ होती है, तो आप देखिए, आप एक तरीके से ऐसे मान कर चलिए कि ये एक पेंच है, पेंचकस है, और इस पेंचकस को देखिए ये ऐसे घूम रहा है, सपोज कर लीजिए। तो ऐसे जब घूमेगा तो ये पेंचकस कहाँ की ओर जाएगा, ऊपर की ओर, और यदि ऐसे घूमेगा तो कहाँ की ओर जाएगा, नीचे। तो देखिए, एक ये डायरेक्शन हो गई, ये डायरेक्शन आपकी कौन सी, क्लॉकवाइज, ये आपकी एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज में अंदर की ओर, एंटी क्लॉकवाइज में बाहर की ओर। तो हम एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये इनवर्ड डायरेक्शन और ये आउटवर्ड डायरेक्शन, जो ये एरो है, क्या है ये एरो।
तो सिंपल सी बात हुई कि यहाँ एफ और आर एक प्लेन पर है और प्लेन पर दो ही डायरेक्शन अपवर्ड और इनवर्ड है, ये वाली। तो जब ये ऐसे रोटेट करेगा तो ऐसे रोटेट करने पर आपका पेंचकस ऐसे चलेगा, दैट मीन्स ये अंदर की ओर जाएगा। अंदर की ओर जाएगा तो डायरेक्शन कैसे बताएंगे, देखिए हम इसके लिए रूल सेट करते हैं। कैसे रूल सेट करेंगे, या तो आप पेंचकस का रूल आपने पढ़ा होगा मैग्नेटिक फील्ड से 10th क्लास में, या फिर आप एक काम कर लीजिए, हम राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं। राइट हैंड थंब रूल का मतलब होगा कि आप फर्स्ट वेक्टर को थंब से और सेकंड वेक्टर को फिंगर से शो कर दीजिए। तो ये जो आपका ये पाल्म होगी, इस पर जो नॉर्मल ड्रॉ आप करेंगे, जो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे उसकी जो आउटवर्ड डायरेक्शन होगी वो किसे रिप्रेजेंट करेगी, रोटेशन की डायरेक्शन। क्लियर है ना? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी कंप्लीट प्रोसेस को हम यहाँ पर अब जा डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ और ये फिनोमिना हो गया जिसे हमें डिफाइन करना है इन टर्म्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हम इसकी मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और जैसे ही हम यहाँ पर कहीं पर रोटेशन को स्टडी करेंगे, रोटेशन को जनरली टॉर्क से डिफाइन किया जाता है, जो शायद आपने 9th या 10th में पढ़ा भी हो, और आगे हम इसे 11th क्लास में तो आपका रोटेशनल मोशन का टॉपिक स्टार्ट होगा तो वहाँ पर आपको पढ़ाएंगे। चलिए द डॉट, चलिए द वेक्टर प्रोडक्ट, द मैग्नीट्यूड्स, देखिए द मैग्नीट्यूड, सॉरी द वेक्टर प्रोडक्ट of any two vectors is a vector quantity whose magnitude is equal to the, whose magnitude is equal to the product of the magnitudes, product of the magnitudes of that vectors and sine of angle between them. Okay, and the direction of the direction is the, and the direction of cross product of two vectors is given by the and the direction of cross product of two vectors कैसे लिखना चाहिए, cross product of two vectors is given by the direction of the
आउटवर्ड नॉर्मल, आउटवर्ड नॉर्मल आउटवर्ड नॉर्मल ड्रॉन on the plane containing them. Okay, that is, suppose this is vector A and this is vector B. Okay, both are in xy plane, both are in xy plane. Suppose, then it is denoted by vector A cross vector B, and vector A cross B magnitude, vector A cross vector B is defined as the product of their magnitudes and sine of the angle between them. अब यहाँ पर देखिए, ये हुआ इसका मैग्नीट्यूड। अब बात करते हैं डायरेक्शन की। किसकी बात करते हैं? डायरेक्शन की। अब जो डायरेक्शन है वो किससे दी जाएगी? ये प्लेन हुआ इसका, इस प्लेन पर ड्रॉन है, और इस प्लेन पर जो आपका आउटवर्ड नॉर्मल है ये हुआ। अभी थोड़ा सा डायरेक्शन कंप्लीटली डिफाइन नहीं की गई है, उसे डिफाइन करने के लिए मैं थोड़ा करेक्शन करूँगा, क्योंकि पहले उसके लिए रूल बताया जाएगा। ये आउटवर्ड डायरेक्शन हो गई आपकी, देखिए आउटवर्ड डायरेक्शन ये हो गई। तो ये इस प्लेन पर क्या है? नॉर्मल है आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो ये यहाँ ऐसे शो नहीं कर सकते, तो हम इसे ये लिया। अब ये जो डायरेक्शन है ये इस पर भी परपेंडिकुलर है और इस पर भी परपेंडिकुलर है, इस बात का ध्यान रखिए। तो आपको भी रोटेशन दिखाया था, तो वो रोटेशन आपका कैसे था? ऐसे हमने दिखाया था, है ना। तो ये आपका डायरेक्शन हो गई एन कैप, यूनिट वेक्टर ले लिया हमने किस डायरेक्शन में? नॉर्मल की डायरेक्शन में, इसलिए इसे एन कैप से शो कर दिया, क्योंकि डायरेक्शन यूनिट वेक्टर शो होगी ना। और यदि आप रोटेशन इफेक्ट दिखाना चाहते हैं तो कुछ इस प्रकार दिखा दिया जाता है, बुक्स में जो दिया हुआ है। आपको जरूरी नहीं है कि रोटेशन इफेक्ट आप दिखाना चाहते हैं तो दिखा दीजिए, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। बट बुक्स में ऐसे ही मिलेगा आपको कि वो रोटेशन ऐसे दिखाएगा, बट हमने एन कैप डिफाइन कर दिया। तो ये यहाँ पर एन कैप से हम क्या कर देंगे? इसमें यहाँ पर मल्टीप्लाई। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड और ये हो गई डायरेक्शन। अब इस पर जो एग्जाम्पल बेस्ड है, टॉर्क आपने पढ़ा होगा। तो इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ, ये आपका होता है। और इसे जब आप ओपन करोगे तो आर एफ साइन थीटा इंटू एन कैप, ठीक है ना। तो अभी तो यहाँ तक आइए, ये पढ़ाई के बाद में जब रोटेशन मोशन स्टार्ट होगी तो वेयर n cap is the unit vector along the outward normal to the plane containing वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब ये डायरेक्शन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे ये देखते हैं। द डायरेक्शन ऑफ एन कैप और वेक्टर ए क्रॉस बी इज फाइंड आउट
by the help of राइट हैंड, बहुत सारे रूल्स है, तो एक पर्टिकुलर रूल की बात करेंगे। राइट हैंड ये राइट हैंड थंब रूल, यही ले लीजिए। ठीक है ना, तो आपने ये पढ़ा भी होगा। यहाँ पर आप लिख सकते हैं एंड द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कैन बी फाइंड आउट बाय द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल, ऐसे लिख सकते हैं। तो कि जनरली यहाँ पर थोड़ा सा डिफिकल्ट है मेंशन करना। तो चलिए अब राइट हैंड थंब रूल क्या है ये कोशिश करते हैं समझने की। हेडिंग नोट कर लेते हैं, राइट हैंड, और ध्यान रखिए ये आगे तक काम आना है आपको। देखिए राइट हैंड थंब रूल है, राइट हैंड पाल्म रूल है, या आप ये कह दीजिए स्क्रू रूल है, तो बहुत सारे रूल्स है, बट इसमें से एक ही कंसीडर कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू दिस रूल अब इसके अकॉर्डिंग क्या है कि यदि आप अपने राइट हैंड को इस प्रकार स्पीड करें कि आपका जो थंब है फर्स्ट वेक्टर को, सॉरी थंब रूल बताया मैंने, ठीक है, कि आपने राइट हैंड को ऐसे स्पीड करें कि आपकी जो फिंगर्स है वो आपके पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की ओर क्या करें, कर्ल करें। तो कर्ल करने पर जो आपका थंब है वो जिस डायरेक्शन को शो करेगा वही डायरेक्शन आपकी किसकी होगी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होगी। ठीक है ना। तो नोट कर लेते हैं, इफ वी curl the fingers of right hand from one vector या ऐसे कर लीजिए, राइट हैंड कीपिंग द thumb erect in such a way that the fingers point in the direction of rotation from A to vector B. Then the
then the direction of thumb represents the direction of vector A cross B. Okay, this is the right hand thumb rule. अब यहाँ पर देखिए, चेक करिए यहाँ पर, टेक योर राइट हैंड इन सच ए वे, fingers curled from vector A to vector B, like that. Then the direction of thumb represent the direction of vector A cross B. But remember here a point, that who is the first vector and who is the second vector. If you find out the cross product of B cross A, then fingers curl from the vector B to A. Okay, then direction of thumb is inward to the plane of board. Okay, so remember this point, who is the first vector. Then curl your fingers from first vector to second vector. Okay, and now this is the first rule. And second rule is right hand palm rule. According to this rule, if you spread your right hand in a such way, thumb represents the first vector and fingers represent the second vector, then the normal in the outward direction to the palm of the right hand represent the direction of the vector A cross vector B. If we spread or right hand in such a way that the thumb represents the direction of first vector A and fingers represents the direction of second vector B. Then the normal down to the palm in outward direction represents the direction of vector A cross B. देखिएगा, thumb towards first vector, fingers towards second vector, and then the normal in outward direction to the palm of right hand represent the direction of vector A cross B. Okay, so these are the definitions of this is the definition of the cross product of any two vectors, and these are the two rules to find out the direction of cross product of any two vectors. And the vector product of any two vectors is also known as
cross product, because we use the symbol cross here to represent the vector product of any two vectors. Okay, so remember both names of the vector product of any two vectors, cross product and vector product. Okay, thank you for watching this video, and subscribe my YouTube channel, share, like, and give more and more views. Okay, and the properties of vector product we will discuss in next video.